नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंस। आज की क्लास में हम समझेंगे कि बुद्धि की परिभाषा क्या है या बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसका स्वरूप क्या है, और साथ ही जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति में बुद्धि की गणना किस प्रकार से और किन आधारों पर करते हैं। सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा एवं स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन की बोलचाल में अधिकांशतः करते हैं। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छे स्मरण तथा तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में न करके विशिष्ट अर्थ में करते हैं। उन्होंने इसे परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। सबसे पहले बोरिंग ने 1923 में बुद्धि की एक अनौपचारिक परिभाषा दी और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अर्थात बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से बुद्धि से संबंधित जो परीक्षण निर्मित किए गए हैं, उन परीक्षणों के माध्यम से हम जो कुछ भी मापते हैं वो क्या है, वो बुद्धि है। इसी को उन्होंने इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। अर्थात इंटेलिजेंस या बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जाता है या बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से मापा जाता है। परंतु इस परिभाषा से बुद्धि के स्वरूप के बारे में किसी निश्चित अर्थ का पता नहीं चलता। फिर बुद्धि मापन हेतु बहुत सारे परीक्षण निर्मित किए गए हैं। इनमें से किस परीक्षण द्वारा किए गए मापन को बुद्धि कहा जाएगा, यह भी इससे स्पष्ट नहीं होता। इसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन सभी परिभाषाओं को मूलतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपनी तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अगर हम उन सभी परिभाषाओं को विश्लेषित करें तो उन सभी परिभाषाओं को विश्लेषित करके हम उन्हें 3 वर्गों में मुख्य रूप से कैटेगराइज कर सकते हैं या समूहबद्ध कर सकते हैं। यहाँ हम उन सभी परिभाषाओं की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे परिभाषाएं लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 50 से भी ज़्यादा परिभाषाएं हैं जो बुद्धि के संदर्भ में दी गई हैं। लेकिन हम उन सभी परिभाषाओं की बात न करके कुछ प्रमुख परिभाषाओं के संदर्भ में ही बात करेंगे और उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ये 3 प्रकार की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की परिभाषाओं को अगर हम देखें तो पहले प्रकार की परिभाषाएं वे हैं जो ये कहती हैं कि व्यक्ति में जो समायोजन की क्षमता है वही बुद्धि के रूप में परिलक्षित होती है या दिखाई देती है। तो पहले प्रकार की परिभाषाएं कहती हैं कि समायोजन की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता से वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होगी। तो यहाँ परिवेश के साथ में एडजस्टमेंट करने की स्थिति है कि हम जिस प्रकार से हम किसी नवीन परिवेश में प्रवेश करते हैं और उस नवीन परिवेश में हम जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये एडजस्टमेंट की या समायोजन की जो हमारी कैपेसिटी है उसे हम क्या कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में ये तीव्र होगी, व्यक्ति उतना ही शीघ्रता से नए वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेगा। दूसरे प्रकार की परिभाषा कहती हैं कि सीखने की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं।
जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता या जिसे हम कह सकते हैं एबिलिटी टू लर्न जितना ही अधिक होती है, उस व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता या क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तीसरे प्रकार की परिभाषाएं अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि मानती हैं। वे कहती हैं कि अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी, उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार की तीनों प्रकार की परिभाषाएं हैं। इन्होंने तीनों ही प्रकार की परिभाषाओं में अलग अलग चीज़ों पर बल दिया है और उसके आधार पर उन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो किसी ने इसे समायोजन की क्षमता माना है, कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसे सीखने की क्षमता के रूप में समझा और समझाने का प्रयास किया है। तीसरे प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उसमें उन्होंने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि के रूप में जाना और समझा है। तो उपरोक्त प्रकार की परिभाषाओं में बुद्धि के किसी एक पहलू को आधार मानकर परिभाषित किया गया है, जबकि बुद्धि में अनेक प्रकार की क्षमताएं हैं जिन्हें सामान्य क्षमता कहा जा सकता है। तो सामान्य क्षमता या जनरल एबिलिटी दोनों ही एक ही चीज़ है। इसे हम इस सामान्य क्षमता या जनरल एबिलिटी के रूप में समझ सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को दूसरे ढंग से भी परिभाषित किया है। ये हम कुछ आगे की परिभाषाओं में देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे किस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले ले लेते हैं हम वेक्सलर की परिभाषा। यहाँ वेक्सलर शब्द लिखा हुआ है, आपको बुक्स में कहीं वेस्टलर मिलेगा, कहीं वेक्सलर मिलेगा। तो इन्होंने 1939 में बुद्धि को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। समुच्चय मीन्स योग या सार्वजनिक मीन्स ऐसा नहीं है कि हम इस स्थान पर हैं या इस परिवेश में हैं तो बौद्धिक योग्यता कम करके आंकी जाएगी, या दूसरे परिवेश में या दूसरे स्थान पर हैं तो बौद्धिक योग्यता अधिक करके आंकी जाएगी। तो ये कहते हैं कि ये बौद्धिक योग्यता जितनी आज है, इस समय है, उतनी ही आगे भी किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होने पर भी उसी रूप में दिखाई देगी। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो यहाँ मैंने इसी परिभाषा को नीचे इंग्लिश में भी दिया है, जिससे कि यदि आप लोगों में से कोई बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसे समझ सकें। तो इंटेलिजेंस इज़ द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एग्रीगेट, सभी चीज़ें जो हम करते हैं उनका एक एग्रीगेट है या समुच्चय है। ये सार्वजनिक क्षमता है। इसके सारे हम क्या करते हैं कि हम पर्पसफुली या उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। जो हमारी चिंतन है वो कैसा होता है? तार्किक होता है या विवेकशील होता है, रेशनल होता है, और हम अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ में प्रभावकारी ढंग से इसी के आधार पर समायोजन भी स्थापित करते हैं। अगली परिभाषा रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन की है। रॉबिन्सन के अनुसार ये परिभाषा इन्होंने 1965 में दी। इन्होंने कहा कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों, संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव, जो हमारे संज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पर। संज्ञान में हमारी जो इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियां हैं। सूंघने से संबंधित इंद्रिय नाक, देखने से संबंधित आँख, सुनने से संबंधित कान, स्पर्श से संबंधित त्वचा और स्वाद से संबंधित जिह्वा।
तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके माध्यम से जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसे हम कह सकते हैं ये कॉग्निशन से संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है। तो बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों, इन सभी के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करते हैं या उन सभी से संबंधित जो व्यवहार हैं के संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति से समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। तो रॉबिन्सन की परिभाषा को देखा जाए तो वेक्सलर की परिभाषा से काफ़ी कुछ मिलती जुलती ही है, वही चीज़ें कुछ शामिल है इसमें भी। इसी को मैंने नीचे इंग्लिश में भी दिया है। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स विच रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स with insight, to adapt himself to new situations, to think abstractly and to profit from his experience। वे कहते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि में वे सभी संज्ञानात्मक व्यवहार शामिल हैं। उन सभी संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से बुद्धि का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा मीन्स जब हमें कोई किसी समस्या के संबंध में हम सोच रहे होते हैं और हमें कोई अचानक समाधान मिल जाता है तो हम उसे सूझ कह सकते हैं। सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति से समायोजन करने की क्षमता और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, साथ ही जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर लाभ उठा सकने की, जो गलतियां हमने पास्ट में की हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना, जो चीज़ें हमने पास्ट में हम कर चुके हैं उसके आधार पर अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस से, गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता के रूप में देखने में आती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी बुद्धि से संबंधित हैं। अगली परिभाषा स्टोडार्ट की है और स्टोडार्ट ने अपनी परिभाषा में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं इस रूप में हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले नंबर पर कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान तथा मौलिकता की उत्पत्ति होती है। और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाता है, करने की प्रेरणा देती है। स्टोडार्ट ने बहुत ही विस्तृत परिभाषा दी है और उस विस्तृत परिभाषा में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है। मुख्य रूप से यहाँ 7 चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि की विशेषता है कि जो कठिन चीज़ें हैं उन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। हम जटिल चीज़ों को भी बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समाधान कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता हमारे अंदर होती है। मितव्ययता से मतलब कि पिछले कार्य को करने में अगर हमने 10 गलतियाँ की थी तो उसी तरह का कार्य हमें अगर आगे मिलता है तो हम उसमें गलतियाँ निश्चित रूप से उसमें बहुत कम होंगी। और किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता के साथ ही सामाजिक मान से तात्पर्य है कि जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं उनके प्रति, तथा मौलिकता के रूप में बुद्धि को हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी को नीचे इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज़ दैट आर करेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, abstractness, economy, adaptiveness to goal, social value, the emergence of originals, and to maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and a resistance to emotional factors। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना गया है। सामान्य विश्लेषण के आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएं देखने में आती हैं।
कौन कौन सी विशेषताएं देखने में आती हैं? बुद्धि को अगर हम देखें तो बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला आप देख रहे हैं, विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। किसी एक प्रकार की क्षमता को हम बुद्धि नहीं कह सकते। व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, उन सभी के योग को ही हम बुद्धि कहेंगे। बुद्धि के सहारे व्यक्ति समस्या समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इंसाइट जो है वो हमारी तब काम करती है, ये बुद्धि के आधार पर ही कार्य करती है। जिस व्यक्ति में कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर रहा है, तो इंसाइट उसकी अगर अच्छी है तो समस्या का समाधान शीघ्र करेगा, लेकिन ये किसके आधार पर तय होगा? बुद्धि के आधार पर। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि व्यक्ति के प्रभावकारी समायोजन में मदद करती है। बुद्धि के कारण विवेकशील तथा अमूर्त चिंतन में मदद मिलती है। साथ ही बौद्धिक योग्यता से व्यक्ति के कार्यों में मौलिकता दिखाई देती है। तो बुद्धि की ये सभी विशेषताएं यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं। वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए हैं, जो लोकप्रिय होने के साथ ही साथ आकर्षक भी दिखते हैं। कौन कौन से 3 संप्रत्यय बताए हैं उन्होंने? संप्रत्यय के 3 अर्थ कौन कौन से बताए हैं? पहले उन्होंने कहा है कि जेनेटिक क्षमता के रूप में या जेनेटिक कैपेसिटी के रूप में बुद्धि दिखाई देती है। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने फोर फादर से क्या मिला है। ये जो अध्ययन हुए हैं उनमें ये देखने में आता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वे बच्चे भी इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं। तो ये जो जेनेटिकली हमें हमारे फोर फादर से क्या ट्रांसफ़र हुआ है, किस तरह के जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके आधार पर बुद्धि का एक तरह से कंसेप्ट जो है वो हम बौद्धिक योग्यताओं को हम उस रूप में देख सकते हैं कि हमें जेनेटिकली क्या क्या ट्रांसफ़र हुआ है। दूसरा वो कहते हैं कि प्रेक्षित व्यवहार के रूप में हम बुद्धि को समझ सकते हैं। प्रेक्षण से मतलब है यहाँ पर ऑब्जर्व करना, देखना। तो बुद्धि को हम व्यक्ति के व्यवहार को देख करके और क्रियाकलापों को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है या उसमें बौद्धिक योग्यताओं क्षमताओं का अभाव है। और तीसरा वो कहते हैं कि परीक्षण प्राप्तांक के रूप में हम बुद्धि को समझ सकते हैं। यदि हम एक व्यक्ति के ऊपर उस बुद्धि से संबंधित कोई किसी परीक्षण को उपयोग में लेते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाले प्राप्तांकों के आधार पर ये निर्धारण होता है कि व्यक्ति में बौद्धिक योग्यता कितनी है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये 3 चीज़ें हैं, और बुद्धि संप्रत्यय को इन 3 अर्थों में हम जान सकते हैं कि उसकी जो जेनेटिक क्षमता है, जेनेटिक कैपेसिटी है, उसके रूप में बुद्धि किस प्रकार से है, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। जब भी हम बुद्धि की बात करते हैं तो एक शब्द हमें बार बार सुनने को मिलता है, मेंटल एज। यहाँ हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि मानसिक आयु से क्या तात्पर्य है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। अब ये 2 प्रकार की आयु कौन कौन सी है? पहली तो है तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज। तैथिक आयु से मतलब है तिथि से, दिनांक से, डेट ऑफ बर्थ से। तो तैथिक आयु मतलब व्यक्ति जिस तिथि को पैदा हुआ है उसके आधार पर उसकी वर्तमान में जो आयु है उसे हम कहेंगे तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज। जो उसकी वास्तविक आयु है, शारीरिक आयु है, उसे शारीरिक आयु कह सकते हैं, तैथिक आयु कह सकते हैं या क्रोनोलॉजिकल एज कह सकते हैं। दूसरी है मानसिक आयु। मानसिक आयु या मेंटल एज से तात्पर्य है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं कितनी हैं। तैथिक आयु नीचे मैंने आपको यहाँ विशेष रूप से एक्सप्लेन भी किया है कि तैथिक आयु किससे निर्धारित होती है। ये निर्धारित होती है जन्म तिथि से। जन्म तिथि के आधार पर उसकी आयु कितनी है इससे। और मानसिक आयु से तात्पर्य है कि एक
ऐसा प्राप्तांक है मानसिक आयु जिसका निर्धारण अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है कि उसकी आयु के बच्चों का अन्य सभी बच्चों का जो औसत निष्पादन है वो औसत निष्पादन क्या है, उसकी समान आयु के बच्चों के बराबर है या उससे कम आयु के बच्चों के बराबर है या उससे अधिक आयु के बच्चों के बराबर है। तो ये तुलना करके हम मानसिक आयु का पता लगाते हैं या मेंटल एज का पता लगाते हैं। ये परिभाषा टकमैन ने 1975 में दी थी कि मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम, अधिक या बराबर हो सकती है। कम होने पर व्यक्ति मंदबुद्धि कहलाता है, अधिक होने पर तीव्र बुद्धि तथा बराबर होने पर सामान्य बुद्धि का समझा जाता है। तो इस प्रकार से मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संदर्भ में ही बुद्धि की गणना की जाती है। अब एक शब्द है बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये क्या है? बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को पहली बार जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रतिपादित किया। उन्होंने बुद्धि की गणना करने के लिए, बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूला के आधार पर हम बुद्धि लब्धि कितनी है एक व्यक्ति की, इसको हम आसानी से जान सकते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि से तात्पर्य, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से है। यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु या MA अपॉन तैथिक या शारीरिक आयु, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है CA। MA का मतलब है मेंटल एज या मानसिक आयु। CA से तात्पर्य है यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज या शारीरिक आयु। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा गणना करके हम व्यक्ति में कितनी बुद्धि है इसका पता लगा सकते हैं। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को अधिक स्पष्ट, तीक्ष्ण एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए टर्मन ने 100 से गुणा करके उससे अवांछित दशमलव को हटाने का प्रस्ताव दिया, जिसके परिणामस्वरूप अब बुद्धि लब्धि को तैथिक आयु के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना संभव हो पाया। पहले जो फॉर्मूला था वो जर्मन मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने दिया। स्टर्न ने बुद्धि को की गणना करने के लिए बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु या अपॉन शारीरिक आयु ये फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूला से गणना करने पर जो बुद्धि लब्धि आती थी वो दशमलव में भी आती थी। बुद्धि लब्धि की गणना में दशमलव को हटाने के लिए टर्मन ने इसी फॉर्मूला में 100 से गुणा करने के लिए कहा और कहा कि इसमें से दशमलव को हटा दें जिससे कि बुद्धि राउंड फिगर में आए। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। अब वर्तमान में जो फॉर्मूला है वो बुद्धि लब्धि का यहाँ सामने दिया हुआ है आपका इस डायग्राम के साथ में। IQ क्या है? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो यहाँ 100 से गुणा किया उन्होंने और 100 से गुणा करने के आधार पर उन्होंने बताया कि मानसिक आयु में हम केवल मानसिक आयु में शारीरिक आयु से विभक्त करके ही नहीं, विभक्त करने के बाद में जो नंबर आता है उसमें 100 का गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहलाएगा। उसके साथ ही मैंने आपको यहाँ बुद्धि लब्धि के संबंध में कि हम कितनी बुद्धि लब्धि को व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है उससे संबंधित यहाँ टेबल भी दी हुई है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ बुद्धि लब्धि के मान दिए हुए हैं। 140 या इससे अधिक को प्रतिभाशाली कहा जाएगा, 120 से 139 तक को अति श्रेष्ठ कहा जाएगा,
110 से 119 तक अगर आता है बुद्धि लब्धि तो उसे श्रेष्ठ या सुपीरियर कहा जाएगा। 80 से 100 तक को सामान्य कहा जाएगा और उससे नीचे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेबल में मंद या डल, सीमांत मंद बुद्धि, हीन बुद्धि और लास्ट में 20 या इससे कम बुद्धि लब्धि अगर व्यक्ति की है तो उसे हम जड़ बुद्धि की या इडियट की श्रेणी में रखेंगे। तो आगे से जब भी आप किसी को इडियट पुकारते हैं तो ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इडियट का मतलब क्या है कि उसमें उसकी बुद्धि लब्धि 20 से भी कम है, मतलब वो बहुत कम चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। तो जब आपको इडियट कहा जाए या आप किसी को इडियट कह रहे हैं तो उस समय सावधान हो जाइए। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।